तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एक लीनियर अलजेब्रा का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ और उस कॉन्सेप्ट पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएससी एंट्रेंसेस में। तो जैम में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, और मैट्रिसेस में वही ले रहा हूँ जो जैम में पूछी गई हैं, पर इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछा जाए तो मैट्रिसेस कुछ ऐसी हैं कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, A इक्वल टू 1 माइनस 1 2 5 0 2 which is obviously 2 cross 3 and B is a 3 cross 2 matrix. Okay, एक मिनट, 1 2 minus 1 0 and 3 1. Okay, so here we are 2 cross 3 and 3 cross 2. तो इतना बेसिक तो सबको पता ही होगा ना। मैं इतना समझ के चलता हूँ कि आप पढ़ के आए हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिसेस पूरा। और यहाँ हम जो फाइंड करने वाले हैं, हम फाइंड करने वाले हैं इसके बारे में। एक कलेक्शन ले रहे हैं हम, जो नल स्पेस है ए के द्वारा बनाया गया, मतलब ए से फॉर्म किया गया, और जो रेंज स्पेस है बी से फॉर्म होता हुआ, उसके इंटरसेक्शन में जो वेक्टर्स आएंगे, ठीक है, जो भी वेक्टर्स आएंगे उनका आपको इस सेट का डायमेंशन बताना है। ठीक, इस चीज़ का डायमेंशन बताना है। तो इसको करने के लिए आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं अपने। जो मेरा अप्रोच है, जो मैंने मतलब निकाला था उस टाइम पे, वो आप देखना, शायद आपको वो पसंद आए काफ़ी। इसीलिए मैं इस पे वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता हूँ। सबसे पहले इसके नल स्पेस पर बात करेंगे सिंपली, और थोड़ा सा देखने की कोशिश ये करो कि ये जो इस मैट्रिक्स को जो ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा वो R3 से R2 होगा, तो नल स्पेस इसमें कंटेन होगा। तो वेक्टर जो होगा, है ना, वो 3 टपल टाइप होगा, और क्योंकि वो R3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ इसका T डैश मान लेते हैं जो B को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो R2 to R3 होगा। तो रेंज स्पेस जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, R3 में फॉर्म होगा, और उसके साथ साथ ही वो भी 3 टपल वेक्टर होगा। अब जो बात आती है कि अब इसका हम नल स्पेस फाइंड करें, जो कि बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप निकालते हो Ax इक्वल टू 0 करते हो, मान लो यहाँ से मैं स्टार्ट करते हैं, इसका नल स्पेस फाइंड करते हैं। Ax इक्वल टू 0, और कौन से वेक्टर हैं जो 0 पर मैप हो रहे हैं R2 में जाके। तो जो आपकी मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 2 5 0 2 एंड x1 x2 x3, ओके, लेट कर लिया, वेक्टर है ऐसे। और यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 एंड माइनस x1 5x2 और 2x3, ओके। So here we are, minus x1 plus 5x2 plus 2x3 is equal to 0, and from first equation we can find x1 is equal to minus 2x2, and this will become 7x2 plus 2x3. So we can get as a parameter, like we can say x1 is equal to, so first find x2, minus 2 by 7 x3, and your x1 become that 2 by 7 is 4 by 7 x3, okay. So इतना आपको पता होगा, और इससे अब हम जो बना लेंगे नल स्पेस की बेसिस बना लेंगे इससे, which will become x2 x1, okay.
सारा गेम जो है वो x3 में चल रहा है, 2x3 and x3, okay, and x3 will 4/7 minus 2/7 and 1. So this will be our basis of null space. तो अभी वो जो था वो लास्ट में थोड़ा सा बोर्ड से बाहर हो गया, तो उसके लिए सॉरी। अभी मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि जो हमारी नल स्पेस की बेसिस है वो कुछ ऐसी है, x1 x2 x3 जो वेक्टर हैं जो ज़ीरो को मैप कर रहे हैं जाकर, उसमें 4/7 x3 minus 2/7 x2 and x3 and x3 like this. So where x3 is parameter and it can be written as like this, 4/7 minus 2/7 and 1. इतना आपको करना आता होगा। ये नल स्पेस की बेसिस है, ये बेसिस वेक्टर है, ठीक है, ये चेंज नहीं है, ये इनवेरिएंट है। और इससे हम काफ़ी सारे फॉर्म कर सकते हैं, जैसे जैसे हम x3 को एज अ पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो ये इसको मैंने नाम दिया बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है, या फिर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हो R3 to R2। अब दूसरी बात, जो हमारे पास B था, B में 1 - 1 3 2 0 1 ये मैट्रिक्स थी, और इसका हमको फाइंड करना है रेंज स्पेस। तो सबसे पहले रेंज स्पेस फाइंड करने से अच्छा है हम इसमें पीवट्स फाइंड कर लें। तो पीवट्स जो हैं वो दोनों कॉलम्स में मिल रहे हैं। अब इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब आप लगाओगे तो आपको पीवट्स दोनों कॉलम में मिलेंगे, जिसका मतलब है कि दोनों कॉलम्स आपके C1 और C2 दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और अगर दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम ये बोल सकते हैं बोथ कॉलम्स आर Li, ठीक है। पीवट्स आप इनके निकालना, एज वी गेट टू पीवट्स, two pivots respectively. So basis of कॉलम स्पेस, अब जो पिवट वाले कॉलम है वो कॉलम स्पेस बनाते हैं। कॉलम स्पेस पढ़ के आओ, फिर देखो ये वीडियो। बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस विल जनरेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कॉलम स्पेस, रेंज स्पेस, ठीक है। जो आपकी बेसिस है कॉलम स्पेस की, ये स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ठीक है। बोथ कॉलम्स आर Li एज वी गेट टू पीवट्स रिस्पेक्टिवली, सो बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस विल जनरेट रेंज स्पेस ऑफ B, ठीक है। तो ये एज सच एज बेसिस में आ जाएंगे क्योंकि Li है, रेंज स्पेस ऑफ B, ठीक है। ये एज सच एज Li में आ जाएंगे, और तो ये इनको हम बेसिस में कंसीडर कर सकते हैं रेंज स्पेस की। रेंज स्पेस इनसे जनरेट हो जाएगा आराम से, जो भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 to R3। तो दो वेक्टर्स ये हो गए और एक वेक्टर हो गया ये बेसिस का, तो तीन वेक्टर हमको मिल गए एज अ बेसिस, ठीक है। अब डायमेंशन क्या होती है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, है ना। कोई अगर हम फॉर्म कर रहे हैं स्पेस, जो हमने स्पेस यहाँ पे फॉर्म करने के लिए सोचा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, नलिटी और रेंज स्पेस का इंटरसेक्शन जो हम ले रहे हैं, ये कोई स्पेस ही फॉर्म कर रहा है जिसका हमको डायमेंशन निकालना है, ठीक। अब इसमें हमको एक बेसिस वेक्टर हमारे पास है और इसमें हमारे पास दो बेसिस वेक्टर हैं। तीनों को अगर हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्म दे मैट्रिक्स का, लाइक दिस, वेक्टर्स वर 1 1 - 3, पहले रेंज स्पेस वाले लिख लेते हैं, 2 0 1, ओके, एंड 4/7 ये नल स्पेस वाला है, -2/7 1। ये एक मैंने मैट्रिक्स फॉर्म करी इसके लिए, ठीक। अब ऑब्वियसली ये भी मैट्रिक्स कोई ना कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, R3 to R3, ठीक है। तो अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए, इस स्पेस के लिए,
अब अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाएं 1 - 1, अब फाइंड करके देखना 4/7 - 2/7 1। ओके, 3 क्रॉस 3 की है मैट्रिक्स। तो मान लो अगर हम पहले कॉलम से ही खोल दें तो 1 और 0 + 2/7 और -2 that will become -1 + 6/7। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, -1 + 6/7 एंड देन थर्ड वन 4/7। ये तो 0 ही हो गया और ये -1, तो ये ऐड होगा, तो दिस इज 2/7 एंड 7 - 1 -7 + 6 1/7, दैट इज -, तो दिस विल बिकम 4/7 ऑन सॉल्विंग दिस एंड देयर -4/7। अब देखो, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ गया, जो हमने एक अरेंजमेंट लिया बेसिस वेक्टर का, उनका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो मेरा यही टेक्निक यही है जो मैंने ऑब्जर्व की थी अपने टाइम पे, कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तब आप क्या इम्प्लाई करते हो, जो बेसिस वेक्टर का डिटर्मिनेंट बनाया हमने वो 0 आ गया। दैट मीन्स अब जो रेंज जो बनाई थी, रेंज स्पेस में जो बेसिस लिए थे, जो बेसिस बनाई थी उसके जो वेक्टर्स थे 1 - 1 3 एंड 2 0 1, ये ऑब्वियसली LI हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट 0 होना और ये नल स्पेस, इसकी बेसिस में जो आया वो आया 4/7 - 2/7 एंड 1, ठीक। ये कुछ हमने फाइंड किया था। अब इनसे अगर हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया, इन तीनों की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया 3 क्रॉस 3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो डिटरमिनेंट आया 0। हमको ये पता है कि ये दोनों LI हैं और ये आया, तो जाहिर सी बात है कि जो ये है कर्नल ऑफ A विल बी कंटेन्ड इन रेंज स्पेस, ठीक है। रेंज ऑफ B लिख लेता हूँ मैं, रेंज ऑफ B, इसका मतलब समझ रहे हो, इस वेक्टर को आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिटरमिनेंट 0 आने का मतलब है यही चीज़, ठीक। तो जब जैम में क्वेश्चन पूछा गया तो कई लोगों ने मतलब उसको सॉल्व किया उस तरीके से एक्सप्लिसिटली कि पहले रेंज फाइंड किया, फिर नल स्पेस के वेक्टर फाइंड किए, फिर दोनों को सब्सटीट्यूट करके वेक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें फिर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढ रहे हैं, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है कि आप जो बेसिस वेक्टर का डिटरमिनेंट बना रहे हो वो 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि कर्नल A जो है, जो भी 0 को मैप हो रहे हैं वेक्टर्स, वो सारे कंटेंट हो रहे हैं रेंज स्पेस ऑफ B, ठीक। इसको एब्जॉर्व करना बहुत ज़रूरी है। और दैट मीन्स कि ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है NA को और ये कर रहा है RB को। अब अगर कर्नल A पूरा, मतलब नलिटी जो है, जो भी जितने भी वेक्टर हैं वो सारे जाके रेंज में कंटेन हो रहे हैं, तो नल स्पेस का इंटरसेक्शन रेंज स्पेस B के साथ वो नल स्पेस ही आएगा। तो इसकी डायमेंशन भी तो सेम होगी, तो हियर डायमेंशन इज ऑल्सो सेम एज नल स्पेस ऑफ A. So what is the dimension of null space of A? There is a one basis vector, okay. So there is a one basis vector, so the dimension will be 1, क्योंकि यहाँ पे x3 एक पैरामीटर था ना, और तो x3 की वजह से, मतलब एक पैरामीटर है तो एक डायमेंशन इस स्पेस की, तो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इतनी इजीली हो गया। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पर आप बता सकते हो। अब दूसरी बात उठती है कि अगर वो डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आया होता, अगर वो डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आता, तब हम ये बोलते कि ये जो हमने एक इम्प्लीकेशन दिया है ये होल्ड नहीं करता। दैट मीन्स कि इसका जो डायमेंशन है वो ज़ीरो हो जाता, इसमें कोई वेक्टर कंटेंड नहीं होता, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम और ऑब्जर्वेशन है, तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हो इस पॉइंट को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।